चल, तो आज वो दिन आ गया जब हम लोग रोटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले जिस क्वांटिटी से हमको डील करना है दैट इज टॉर्क। कोई दिक्कत? हम सबसे पहले बात करेंगे टॉर्क की, और अब चीज़ें बिल्कुल मैथमेटिकल होती जाएंगी, ठीक है। फील व्हील के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ने का, ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। कोई दिक्कत? पक्का? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टॉर्क की। किसकी बात करेंगे? टॉर्क। बेसिकली टॉर्क अलग से कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है टॉर्क, है ना। फोर्स कैसे और कितना रोटेशन क्रिएट कर सकता है, इसी का एक तरह से मेजरमेंट है टॉर्क। टॉर्क इज बेसिकली द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको कैसे समझा जा सकता है? बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि मान लो एक दरवाजा, ठीक है, और दिल पे नहीं लेना। अगर बोल दें कि केशव कमजोर है तो मान लो केशव कमजोर है ना, मान क्या लो केशव कमजोर है, ठीक है, शारीरिक रूप से बात कर रहा। ये दरवाजा, ये इसके अबाउट घूम सकता है, ठीक है। ऊपर से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? ऊपर से, टॉप से देख रहे हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल ध्यान से समझ। केशव एक कमजोर बच्चा और उसके रिस्पेक्ट में आयुष मजबूत है। आप ही बोलो, टक्कर करवा देंगे तो कौन जीतेगा? आयुष जीतेगा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि हम जीत जाएंगे तो बताओ। नहीं, ठीक। तो केशव भी मान रहा है कि केशव कमजोर है, आयुष मजबूत है शारीरिक रूप से। कोई दिक्कत? पक्का? दरवाजा क्लास के बाद दिखा भी देंगे, ठीक है। केशव देखना कितनी आसानी से फिजिक्स की मदद से आयुष को हरा सकता है कि नहीं। क्या करना है कि आयुष यहां से धक्का देगा, बिल्कुल हिंज के पास, ठीक है, और केशव इधर से धक्का देगा। हो सकता है कि इसका फोर्स और छोटा ही हो, है ना, कमजोर बच्चा। हो सकता है इसका फोर्स छोटा ही हो, लेकिन आप देखना केशव जीत जाए। केशव दरवाजा उल्टे साइड से खोल पाएगा और आयुष चाह के भी रोक नहीं पाएगा। अच्छा, आयुष को फोर्स इधर नहीं लगाना, दरवाजे के एंड पे नहीं लगाना, हिंज की तरफ लगाना। मतलब जहां से दरवाजा घूमता है ना उसको हिंज बोलते हैं। आयुष को उसके नजदीक से फोर्स लगाना और केशव को एंड से फोर्स लगाना, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया? एक कमजोर लड़का एक मजबूत लड़के से जीत गया। और ये देखो तो फोर्स भी किसका ज्यादा होगा? शायद आयुष का, बट फिर भी कौन जीत गया? केशव। पता है क्यों? क्योंकि केशव शायद ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर पा रहा है उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट दरवाजा रोटेट हो रहा, रदर देन आयुष। इसका मतलब टॉर्क में सिर्फ फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि वो फोर्स कहां लग रहा है ना। इसीलिए याद है जब हम वेक्टर पढ़ाए थे तो एक चीज बोले थे कि देखो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर वगैरह किताब में लिखा रहता है और बोलता है कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क तो पड़ रहा है ना, इसलिए हम वो फालतू का चीज पढ़ाते ही। समझ में? पक्का? इसका मतलब है कि दरवाजे को घुमाने में जो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड है, जिसको हम लोग टॉर्क बोलेंगे, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना जोर से धक्का लगाते हो, वो कुछ और चीजों पे डिपेंड जरूर करता है ना। नहीं तो कौन जीतता? आयुष। अरे मजबूत आदमी है, ये इधर से धक्का दे रहा दरवाजे को, केशव उधर से धक्का दे रहा है, और जीत कौन जा रहा है? केशव, एक कमजोर बच्चा, है ना। क्यों? क्योंकि शायद केशव ज्यादा, शायद नहीं, ऑब्वियसली केशव ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर पा रहा है अबाउट दिस पॉइंट। यहां पे दो टर्म आ रहा है, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। टॉर्क इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट सम पॉइंट। सिंपली बोल दें कि इस फोर्स का टॉर्क कितना है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। टॉर्क इज बेसिकली ओरिजिन डिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब आप किसके अबाउट टॉर्क
कैलकुलेट कर रहे हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉर्क इज ओरिजिन डिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब टॉर्क नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन फोर्स बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पॉइंट अबाउट विच इट्स टॉर्क इज बीइंग कैलकुलेटेड। कोई दिक्कत? लिखते जाना, ये नहीं कि मास्टर बोल रहा है तो हम भी सुन रहे हैं, कथा नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना। कथा प्रवचन में आप लोग जाते हो, क्या बाबा बोल रहे, वाह वाह मजा आ गया मजा आ गया। लिखना होता है, समझ में आया? तो टॉर्क इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम उस फोर्स का टॉर्क किसके अबाउट कैलकुलेट कर। कोई दिक्कत? दूसरा चीज, हमको ऐसा देख के लग रहा है कि चलो मान लो आयुष से ही बोले दरवाजा खोलने के लिए, तो आयुष कहां से दरवाजा पकड़ के खोलना पसंद करेगा, यहां से कि यहां से? मतलब यहां से हम जितना दूर जाते हैं दरवाजा खोलना उतना आसान, मतलब शायद टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो उससे दूरी पे भी टॉर्क डिपेंड करता है ना। अगर इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो इससे जितना दूर जाते हैं तो टॉर्क उतना ज्यादा होता जा रहा है ना। मतलब टॉर्क दूरी पे भी डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? और कुछ चीज आपको दिखाते हैं, आप खुद बताओगे। चलो यही दरवाजा, इस दरवाजे पे आयुष ऐसे फोर्स लगा रहा, क्या ये दरवाजा घूमेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं घूमेगा। लगा के देख लेना, दरवाजा से पकड़ के जैसे खींचना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो दरवाजा घूमेगा नहीं, ठीक है। हिल डुल सकता है, कब्जा वब्जा आपका ढीला हो तो वो हिल डुल सकता है, टूट सकता है, आयुष मजबूत है थोड़ा सा, बात समझ में आ रहा? लेकिन अगर इसी फोर्स को इसके परपेंडिकुलर लगा दे तो मेरे हिसाब से दरवाजा घूमेगा बहुत आसानी से। अरे घूमेगा, मतलब यहां पे ये चीज क्लियर हो गया कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता। खुद सोचो ना, अगर सिर्फ यही कंपोनेंट होता तो क्या ये टॉर्क प्रोड्यूस करता? मतलब ऑब्वियसली टॉर्क कौन कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फोर्स का वो कंपोनेंट जो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? इसका मतलब अगर ये दरवाजा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, और फोर्स ऐसे लगा दी तो आप ही बताओ, और ये एंगल मान लो थीटा, तो आप ही बताओ घुमाने के काम कौन आ रहा होगा, एफ साइन थीटा कि एफ कॉस थीटा? एफ साइन थीटा, है ना। घुमाने के काम में फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आ रहा होगा, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना दूर लगाते हो, है ना। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो टॉर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, ध्यान से सुनना, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है आर एफ साइन थीटा। सबको डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छे से डिफाइन करें, कोई दिक्कत? टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है आर एफ साइन थीटा। आर दूरी, एफ साइन थीटा फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। मतलब अगर यहां पे फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, पहली बात, इसका टॉर्क पूछोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, आपको बताना होगा कि टॉर्क किसके अबाउट। तो मान लो हम एक पॉइंट डिफाइन किए कि हमको इसके अबाउट टॉर्क बताना, ठीक है। तो जहां पे फोर्स लग रहा है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जहां पे फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सिंपल सा लॉजिक है, जहां पे फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, यहां से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, इसको बोलते हैं आरओ वेक्टर, ठीक है।
ये है पोजीशन वेक्टर किसका, उस पॉइंट का जहां पे फोर्स लग रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना। हर चीज को लिखो। ये पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्ट होगा, तो जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना, और इसका हेड कहां पे होगा, एट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना, फोर्स जहां लग रहा है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पे अगर बोले आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो आप बोलोगे यही वाला एंगल थीटा। अरे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आता ना, हेड टेल ज्वाइन करने से नहीं होता, आगे एक्सटेंड करके ले जाओगे। तो हम बोलेंगे कि इस फोर्स का जो टॉर्क होगा ओके अबाउट, उसका मैग्नीट्यूड होगा आर एफ साइन थीटा। कहां पाए टॉर्क है वे मॉड है, मॉड, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और आगे थोड़ा सा और डिराइव करेंगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो आपको समझ में आ गया कि टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन आपस में कैसे रिलेटेड है। कोई दिक्कत? टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन आपस में कैसे रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, फिर बोला गया कि टॉर्क जो वेक्टर फॉर्म में है वो होगा आर क्रॉस एफ। आपको दिख रहा होगा, कल जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाए थे तो वहां भी कुछ ऐसा ही आ रहा था, ए बी साइन थीटा। अरे है ना, अरे है ना। तो हम डिफाइन किए टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, है ना, मतलब जिस प्लेन में ये पोजीशन वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर होगा, टॉर्क उस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। और उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आप बोलोगे सर क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों, वाई क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपली ऐसे करके क्यों नहीं छोड़ दी, है ना। तो उसका थोड़ा सा भी आइडिया देते हैं, बाकी धीरे धीरे आप आगे समझोगे, ठीक है। आइडिया हम आपको देते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग एंगुलर काइनेमेटिक्स एक बार पढ़ चुके हैं, याद है, ओमेगा वेक्टर, अल्फा वेक्टर, कुछ कुछ याद आ रहा है, पढ़े थे सर्कुलर मोशन में। हम एक बार फिर पढ़ाएंगे, तो जिसका छूटा हुआ है वो कवर हो जाएगा और जिसका किया हुआ है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बट वहां से आपको याद होगा कि अगर मान लो ये ऐसे घूम रहा ओमेगा से, तो इस एंगुलर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता था, बाहर की तरफ, और हम बोले कि अल्फा भी इसी डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा होगा, ओमेगा बढ़ रहा होगा समय के साथ। अरे बढ़ रहा होगा, अच्छा ओमेगा बढ़ रहा होगा, बोलेंगे अल्फा इसी सेंस में, मतलब अल्फा का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो ये टॉर्क और अल्फा जो होता है ना, बेसिकली एक ही डायरेक्शन, एक ही सेंस में होता है, ठीक है। अब आप ही सोचो, इस रॉड पे जब आप फोर्स लगाओगे तो ये रेस्ट पे मान लो, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे, अरे या दरवाजा कैसे घूमेगा, ऐसे। मतलब हम बोलेंगे कि पहले जीरो था, बाद में ओमेगा ऐसे आ गया, तो अल्फा ऑब्वियसली कैसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा। मतलब टॉर्क भी किधर होना चाहिए, होना चाहिए ना। अरे ये अल्फा कौन प्रोड्यूस कर रहा, टॉर्क। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पर बाद में आएंगे, इसका कुछ लिमिटेशन भी है ना। बस एक आइडिया दे रहे हैं कि टॉर्क और अल्फा आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे और समझते जाएंगे। तो आप ही सोचो कि इसका अल्फा किधर है, बाहर की तरफ, तो टॉर्क भी किधर होना चाहिए। ये अल्फा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क, तो अल्फा भी, टॉर्क भी किधर होना चाहिए, बाहर की तरफ। तो देखो आर क्रॉस एफ, इसमें देखो ये फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ताकि टॉर्क और अल्फा एक डायरेक्शन में हो। अरे है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। यहां से ये भी आइडिया होगा, वाई आर क्रॉस एफ, वाई नॉट एफ क्रॉस आर। एफ क्रॉस आर का सेंस देखो अंदर है, और इसका सेंस बाहर की तरफ। अरे है ना, कुछ कुछ आइडिया आ रहा है, धीरे धीरे और क्लियर होगा, है ना। एक दो बार खुद से बैठ के बनाओगे, सेंस वेंस चलाओगे, तब समझ में आएगा। कोई दिक्कत? तो टॉर्क को डिफाइन किया गया आर क्रॉस एफ, where r is the position vector of point of application of force with respect to the point about which torque is being calculated, है ना।
अरे समझ में आया? टॉर्क अबाउट ओ, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यूनिट बताओ। यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर। कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, है ना? कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? पक्का? अरे हाँ ना बोलते जाओ मेरे भाई। पक्का? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, है ना? टॉर्क को डिफाइन कैसे किया गया? आर क्रॉस एफ, है ना? वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज बीइंग कैलकुलेटेड, है ना? टॉर्क का सिंपली कोई मतलब नहीं है, हमेशा आपको बताना पड़ेगा कि किसके अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट कर रहा है ना? जैसे इसी फोर्स का टॉर्क हम इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर ले तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दूरी क्या हो गया? 0। अब मान लो इसी फोर्स का टॉर्क एक ऐसे है, इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना, लेकिन फोर्स ऐसे है, उसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। आप ऐसे भी देख सकते हो कि घुमा तो नहीं रहा होगा, ये घुमाने के काम में तो नहीं आएगा। और ऐसे भी आप चल सकते हो आर क्रॉस एफ, तो आर एफ साइन 0, साइन 0 0 हो जाता है। अरे बात समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉर्क हमेशा किसी न किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाएगा, है ना? अरे समझ में आया? और इसका वैल्यू क्या होगा? आर क्रॉस एफ। यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो ये सब चीज लिख लो, इसको मिटा देते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है? थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया लगा? पक्का? तो जल्दी से लिखो। आगे चलें? अरे यहां तक में ठीक ठाक है सब? जिंदा हो? चल, मान लो ओ के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, एक फोर्स ऐसे एफ लग रहा है ना? कोई दिक्कत? एक फोर्स एफ लग रहा है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? अच्छा, फोर्स यहां नहीं लग रहा, फोर्स तो यहीं लग रहा, लेकिन ये जिस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है उस लाइन को क्या नाम दे सकते हो? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, यहां पे थीटा कौन सा होगा? तो मेरे हिसाब से ये थीटा, ये, अरे है ना, ये थीटा है ना? अच्छा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आर एफ साइन थीटा, अरे है ना? इसको ऐसे कर लेते हैं, ये तो स्केलर नंबर है। अबे ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्केलर है ना, तो एफ इंटू आर नॉट साइन थीटा एक साथ लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। चलो, ये क्या है? थीटा। ऐसा करो, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। क्या डाल दो? परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये आर तो ये एंगल है आर नॉट साइन थीटा, ये वाला, है ना? तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। किससे? जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। फिर इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो ना? किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, ठीक है? और उसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दो? फोर्स के मैग्नीट्यूड से, तब भी आपको टॉर्क मिल जाएगा। ये सब निकालने का मैथमेटिकल तरीका। अब पुराने जमाने में इसको नाम दे दिया गया मोमेंट आर्म। क्या नाम दे दिया गया? मोमेंट आर्म। तो आज भी किताब में मिल जाता है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मोमेंट आर्म क्या है? तो मोमेंट आर्म इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज बीइंग कैलकुलेटेड, अबाउट विच द टॉर्क इज बीइंग कैलकुलेटेड। इसको नाम क्या दे देते हैं? मोमेंट आर्म। तो परेशान नहीं होना, ठीक है?
बोला जाता है कि टॉर्क में बेसिकली यही डिस्टेंस काम का है ना, अरे यही डिस्टेंस है ना, मोमेंट आर्म, ARM, हाँ अबे हाथ, तो बोला गया कि टॉर्क में यही डिस्टेंस काम का है ना, तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं मोमेंट आर्म। कोई दिक्कत? तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पक्का। तो टॉर्क हमेशा किसी न किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाएगा। कोई दिक्कत? पक्का। टॉर्क हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर है ना? अरे समझ में आ रहा? पक्का। चलो, तो HC वर्मा का एक एग्जांपल ट्राई करो, थोड़ा सा आइडिया लगेगा टॉर्क का आपको। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो। उसमें एक चीज ध्यान से आपको ये देखना है कि सेंस ऑफ रोटेशन होगा, मतलब टॉर्क या तो बाहर की तरफ आ रहा होगा या अंदर की तरफ। तो बाहर की तरफ के डायरेक्शन को आप प्लस ले लेना, है ना? ये प्लस माइनस मैथ वाला प्लस माइनस है क्या? नहीं, डायरेक्शन वाला। और इनसाइड वाले को क्या ले लेना? माइनस। कोई दिक्कत? आउटवर्ड वेक्टर को ऐसे भी डिनोट करते हैं और इनवर्ड वेक्टर को ऐसे भी डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हिंट यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 20 बनाओ, 2-3 मिनट का टाइम है, ट्राई करो जल्दी से। एग्जाम्पल नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 20 करना, ठीक है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, वो एक पान का पत्ता जैसा हार्ट शेप का कुछ है ना, उसमें ढेर सारा फोर्स लग रहा है, वो वाला करो। ये देखो, ध्यान से देखते जाओ, इसको हम फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2, 3, 4। कोई दिक्कत? अरे देखते जाओ जल्दी से। अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर में है, ये भी ध्यान रखने का, ये नहीं कि बस चेपे जा रहे। चलो, पहले के लिए टॉर्क लिखो। टॉर्क पहले फोर्स का 10 × 4 × sin 90, 1 यानी 40 डिवाइडेड बाय 100, 0.4। अंदर की बाहर R क्रॉस F, अंदर की तरफ राइट हैंड यूज करने का। R ये है इसके लिए, अबे R क्रॉस F कहां से बाहर हो रहा? तू F क्रॉस R जा रहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन R क्रॉस एंड F क्रॉस R, है कि नहीं है? तो बाहर ही ना होगा। इधर से R इधर ना है, किधर आ रहे? ये R होता है। R is the position vector of point of application of force with respect to the point about which torque is being calculated। O क्या about torque कैलकुलेट हो रहा, तो पोजीशन वेक्टर ऐसे ना होगा बे? हाँ, तो R कहाँ है? हाँ ये ना, हाँ, अबे R ये है ना? R क्रॉस F अंदर की तरफ, ठीक है? दूसरे फोर्स का टॉर्क ये है R, ठीक है? एंगल निकालने के लिए हेड हेड या टेल टेल ज्वाइन करते हैं, ये याद रखिएगा। एंगल सही है, 150 ही एंगल है, तो क्या लिखोगे? 20 × 4 × sin 150, sin 150 इक्वल टू sin 180 माइनस 30 डिग्री, दैट इज sin 30, हाफ R F, R क्रॉस F बाहर की तरफ, R क्रॉस F बाहर की तरफ, प्लस T3, हाँ बाय 100, कितना आया? 0.04 की 0.4, 4। चलो, पहला में भी वही है, चलो प्लस में आएगा, लेकिन ये इसके कारण टॉर्क बताओ, तीसरे के कारण 0, R और फोर्स एक ही लाइन में है ना, तो sin 180, sin 0 नहीं है यहाँ, sin 180 है, R इधर है और फोर्स इधर है,
तो साइन 180 भी 0 होता। समझ में आया? पक्का? तो तीसरे के कारण टॉर्क 0, चौथे के कारण टॉर्क आर एफ, ये एंगल दिया हुआ था 37 शायद, है ना, ये आर है, ठीक है, ये आर है और ये एफ का डायरेक्शन है, तो ये एंगल हो जाएगा, अरे हो जाएगा साइन 180 माइनस 37 विच विल बी इक्वल टू साइन 37। और ये टोटल एंगल 180 है, हेड हेड या टेल हेड जोड़ते हो ना, तो ये 37 काम नहीं आएगा, ये काम में आएगा। समझ में आया? तो कितना एंगल हो जाएगा 180 माइनस 37, तो साइन 180 माइनस 37 इज ऑल्सो साइन 37, ठीक है। अच्छा, इसका टॉर्क देखो, ये देखो F और ये R, तो R क्रॉस F बाहर की तरफ, कोई दिक्कत? तो प्लस कितना हो जाएगा बताओ, 15 गुने 6 गुने 3/5 अब बटे 10 कि 100 बटे 100, तो 5 से 3, 3 तिया 9, 9 छक 54 बटे 100, तो चौथे फोर्स का टॉर्क आ गया प्लस 0.54 न्यूटन मीटर। तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा, नेट वो क्या बात, तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा प्लस 0.54 न्यूटन मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टॉर्क अबाउट ओ इज बेसिकली 0.54 न्यूटन मीटर आउटवर्ड। खत्म? अरे लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, चलो तो जल्दी से लिख लो। हाँ बोल। तीसरे वाले का टॉर्क, अबे पोजीशन वेक्टर कहाँ है, ये, और फोर्स किधर है, इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो ए बी साइन 180 कितना होगा, कॉपी कलम चला लो, बैठ के देखोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं लिखे हो अभी आप, ठीक है, समझने में रह जाओगे फिर, है ना, समझ में कुछ नहीं आएगा। कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, एक पार्टिकल है, एम मास का पार्टिकल है, कितने मास का, उसको यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए, है ना, प्रोजेक्टाइल पढ़े हो ना, अपने पास तो सवाल बहुत कम है, तो वही बार बार आएगा, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए, क्या कर दिए, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए। मेरा सवाल है कि ये ऐसे घूम के यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, गिरने से पहले तक हर पॉइंट पे यानी हर मोमेंट पे टॉर्क ऑफ ग्रेविटी बताना, मतलब आपको बेसिकली बताना है टॉर्क ऑफ ग्रेविटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यू हैव टू कैलकुलेट टॉर्क ऑफ ग्रेविटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप में से जो समझदार हो उनको तुरंत पूछना चाहिए किसके अबाउट, सर किसके अबाउट, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट, या उसको ओरिजिन बोले, यहां पे क्या बोले उसी को, ओरिजिन। तो कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो देखो काफी है, 3-4 मिनट बहुत है इसके लिए। इधर देखो, मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल यहां आ गया, अरे आ गया, तो अभी इसका पोजीशन वेक्टर यही होगा इस पॉइंट के अबाउट। अच्छा, इस पार्टिकल यहाँ है तो इसमें फोर्स तो यहीं लग रहा होगा, दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और एम जी वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर आप लिखोगे तो मेरे हिसाब से इसको लिख सकते हो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा, सॉरी, इसको लिखोगे यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। प्रोजेक्टाइल में कई बार कर चुके हैं, अरे है ना, अरे एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट जे कैप, कुछ नहीं याद आ रहा, ठीक है। अच्छा, फोर्स वेक्टर अगर आप लिखोगे
तो इसको लिखोगे माइनस एम जी जे कैप। भैया एक्स वाई एक्सिस अगर आपको दिया हुआ है मतलब आप उसको यूज कर सकते हो मस्त, है ना। तो टॉर्क क्या लिखोगे, वो क्या अबाउट आर क्रॉस एफ, अरे आर क्रॉस एफ, अरे आर क्रॉस एफ। तो आर का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ये है, इसको बोल दो आर एक्स, उसको बोल दो आर वाई, और ये जीरो। अरे है फोर्स, फोर्स एक्स में जीरो, वाई में माइनस एम जी, के में जीरो। अरे होगा, इसी के अबाउट एक्सपेंड कर दें तो एक ही टर्म आएगा। और ऐसे भी देखो तो आर क्रॉस एफ ऐसे अंदर जा रहा, तो आंसर माइनस के में ही आना चाहिए, दिख ही रहा। अरे देखो ना, आर क्रॉस एफ, कोई दिक्कत। तो इसके अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं के, तो ये आ जाएगा आंसर आपका के कैप, के कैप आर एक्स माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी माइनस, सॉरी आर एक्स क्रॉस, हाँ तो माइनस एम जी, अरे होगा एम जी यू कॉस थीटा टी माइनस साइन के साथ। तो टॉर्क कितना आ गया, माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी के कैप। अरे हो गया, अरे हो गया, वाई वाला कोई काम में नहीं आएगा, वाई इंटू जीरो। अरे भगवान, समझ में आया। अच्छा, इसको एक लाइन में भी हम सॉल्व कर सकते थे, इतना लिखते भी नहीं, अगर थोड़े से आप समझदार होते तो एक लाइन में सॉल्व कर दें। एक लाइन में सॉल्व करने का तरीका है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। तो फोर्स तो एम जी है, अरे फोर्स एम जी है, मोमेंट आर्म ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इस पे परपेंडिकुलर तो यही लेंथ रहेगा। अरे यहाँ है तो ये लेंथ, यहाँ है तो ये लेंथ, बेसिकली ये एक्स में डिस्प्लेसमेंट है। अरे है क्या, तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यू कॉस थीटा टी। अच्छा आर क्रॉस एफ किधर है, अंदर की तरफ, माइनस के कैप, खत्म, माइनस के कैप, माइनस के कैप, माइनस के कैप। दोनों मेथड समझ में आया, अरे दोनों मेथड समझ में आया। तो ये सवाल कर लेना, एक पुली है, ठीक है, और ये मस्त सा पुली है, इधर 4 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, लाइट स्ट्रिंग है, इधर 6 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और ये पुली भी है आपका 6 kg का, रेडियस मान लो 2 मीटर का है, रेडियस 2 मीटर का है, और चलो आपकी सुविधा के लिए बोल देते हैं अभी ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है। तो टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट द सेंटर ऑफ पुली, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट द सेंटर ऑफ पुली, you have to calculate torque of gravity about the center of pulley। 4 से 5 मिनट ट्राई करो। चलो नहीं बन रहा है तो बस वही बोलेंगे, घोर नालायक को कॉपी ओपी नहीं उलट के देखते हो तो नहीं बन रहा। ध्यान से देखो mg किधर लग रहा होगा, 40, वो इधर देख 40, इसका 60। अब आप यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहे होगे, है ना, लेंथ वेंथ निकाल रहे होगे, बट अगर थोड़ा सा बुद्धि है तो आप ये कर सकते हो कि ये देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा, 2 मीटर। उसी तरह इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा, 2 मीटर। अच्छा, इसके लिए अगर हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना, ये R है, ये F है, ये R, ये F, तो R क्रॉस F बाहर। और इसके लिए देखो,
आर क्रॉस एफ अंदर, अरे है क्या, अरे है क्या, खत्म हो गया। टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ बराबर लिखोगे 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है 2, नालायक। इसका टॉर्क किधर है, अब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से सो रहा है ना। इसका टॉर्क किधर है, आर क्रॉस एफ बाहर, तो प्लस ले लेते हैं बाहर को, तो दूसरे वाले का अंदर। अच्छा एक पुली का भी तो है एमजी, तो ध्यान से देखो, अभी बस बता रहे हैं, आगे इसको प्रूव भी करेंगे कि इफेक्टिव पॉइंट जो होता है जहां से आप ग्रेविटी को लगता हुआ मान सकते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टॉर्क कैलकुलेशन के लिए, वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी बेसिकली सेंटर ऑफ मास, है ना। तो आप बेसिकली वेट को कहां से लगता हुआ मान सकते हो, सेंटर ऑफ मास से। क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसको प्रूफ करेंगे बकायदा इसी चैप्टर में, है ना। अभी बस ये मान लो कि अगर रॉड को दिखा रहे हैं तो टॉर्क वॉर्क के कैलकुलेशन के लिए इसका टोटल वेट आप कहां मान सकते हो, इसके सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हम इसको बकायदा प्रूफ करेंगे, हम ऐसे कुछ भी नहीं लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका जो वेट है वो कहां से लग रहा होगा, इसके सेंटर से, उसी पॉइंट से पास करता हुआ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, आर क्रॉस एफ। अब उसी पॉइंट से फोर्स पास कर गया तो दूरी कितना होगा 0, तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा 0, यानी नेट टॉर्क क्या हो जाएगा -40 न्यूटन मीटर, या सिंपली इसका मतलब हो गया कि ये जो टॉर्क है ये है 40 न्यूटन मीटर इन वॉट। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत। अच्छा कहीं और जनरली लेक्चर देखोगे रोटेशन का, तो लोग मस्त 2-3 क्लास पढ़ाते हैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। हम लोग उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, हम पढ़ाएंगे और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत होगी उसको वहीं डिफाइन करेंगे, एच.सी. वर्मा से एग्जाम्पल देंगे, मस्त छाप के लाना, है ना। 1 घंटा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म, समझ में आया, एकदम मस्त आसान होगा, बिल्कुल वैसे जैसे सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन कितना आसानी से सीख लिया हम लोग। ऐसा किए कि पहले 4 दिन सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन सीख रहे हैं, नहीं, साथ में एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते गए, है ना। वैसे ही हम लोग ये पढ़ेंगे और जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वहीं डिफाइन करेंगे, आपको एच.सी. वर्मा से होमवर्क देंगे और काम खत्म, समझ में आया, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा के हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, हम वहाँ टाइम देंगे जहाँ लोग सबसे कम टाइम देते हैं, लेकिन सबसे टफ पार्ट वही होता है ना। तो हम लोग सबसे टफ पार्ट को सबसे पहले करते हैं, तो इस चैप्टर में भी वही करेंगे। तो हम लोग आप क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम करेंगे। क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। कहीं का भी देख लेना, जनरली लोग सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, है ना। जब पूरा रिजिड बॉडी में बच्चा सब भूल भाल जाता है, बेहोश पड़ा होता है, मौत के कगार पे होता है, तो मस्त ऐसे निकालते हैं और निकल लेते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले उसको पढ़ाएंगे और हम लोग इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि बाकी सारा पार्ट निकल जाएगा, ठीक है, पक्का। जैसे ऑब्लिक कॉलिजन पहले पढ़े, हेड ऑन बाद में, है ना, ऑब्लिक 30 सेकेंड में और हेड ऑन आराम से पढ़ लिए, दोनों हो गया कंबाइन, है कि नहीं। तो अगला टॉपिक डालो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्या हाथ वाला होता है बे, पहला वेक्टर, हाँ, पहला वेक्टर से लेकर दूसरे की तरफ घूम जाना अलोंग एंगल थीटा, थंब बाहर की तरफ, खत्म। अब पहला वेक्टर इधर है, इधर से दूसरे की तरफ ऐसे घूमने पड़ रहा तो थंब अंदर, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। और हाथ वैसे ही घुमाना है जिधर नेचुरली घूम रहा है ना, कि आप नहीं घूम रहा तो नहीं, आज तो हम इसको ऐसे घुमा देंगे, तो वो अलग बात है फिर, है कि नहीं। तो अगला टॉपिक लिखो एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम और फिर पढ़ेंगे
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोई दिक्कत? अगेन ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, कौन? लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और कई सवाल ऐसे होंगे जो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही बन रहे होंगे, लेकिन कई सवाल ऐसे भी होंगे जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी बन रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा, कई सवाल ऐसा था जो सिर्फ न्यूटन लॉ से बन रहा था, और कई सवाल ऐसा था जो न्यूटन लॉ और वर्क एनर्जी से भी बन रहा था, है ना, और कई सवाल ऐसा था जो सिर्फ वर्क एनर्जी से बन रहा था। तो जो वर्क एनर्जी से बन रहा था वो तो बन ही रहा था, बट जनरली जब न्यूटन लॉ और वर्क एनर्जी दोनों से बन रहा था तो कौन आसान था? एनर्जी वाला, खासकर जब टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो। उसी तरह मैकेनिक्स के कई सवाल होंगे जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी बनेंगे, या जो अभी एक इक्वेशन सीखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टॉर्क, उससे भी बनेगा। और कई सवाल हो गए जो सिर्फ उसी से बनेंगे, तो जो सिर्फ उसी से बनेंगे उसका तो कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो उससे भी बनेगा वो देखना ऐसा होगा, लाइटनिंग फास्ट, ठीक है। वो कैसा होगा? लाइटनिंग फास्ट, मतलब दूसरा मेथड उसके हिसाब से एकदम बहुत स्लो, है ना, समझ में आया? और कुछ तो सिर्फ उसी से बन रहे हो तो वो तो अलग बात, और जो उससे भी बन रहे होंगे दे आर गोइंग टू बी लाइटनिंग फास्ट। कोई दिक्कत? अगला चीज, ये हमेशा वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज वैलिड, जस्ट लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। क्लास 12th के जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम आपको स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि देखो यहां पे न्यूटन का तीसरा लॉ फेल हो जा रहा, ठीक है, बट स्टिल मोमेंटम कंजर्वेशन इज इंटैक्ट। समझ में आया? ये इतना फंडामेंटल है, तो ये मत सोचना कि मोमेंटम कंजर्वेशन न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण आया था, है ना। हम लोग थर्ड लॉ से प्रूफ किए थे कि देखो थर्ड लॉ में ये इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट कर दिए थे, है ना। बट ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब थर्ड लॉ वैलिड नहीं होगा पर आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम तब भी कंजर्व होगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? उतना ही फंडामेंटल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जितना फंडामेंटल क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उतना ही फंडामेंटल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद आ रहा है? दीज आर द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। समझ में आया? पक्का याद रहेगा? तो न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो भी जाएगा सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में वहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो है कि नहीं? पक्का? तो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो होगा डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मान लो एक पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है? mv, जिसको हम जनरली p से डिनोट करते हैं। अच्छा, अगेन एंगुलर मोमेंटम भी किसी पॉइंट के अबाउट ही मायने रखेगा, है ना। एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, जैसे टॉर्क अबाउट अ पॉइंट होता था। कोई दिक्कत? तो एंगुलर मोमेंटम भी किसी पॉइंट के अबाउट ही कैलकुलेट किया जाएगा। समझ में आया? तो मान लो इस पार्टिकल का मोमेंटम है p। अभी किसके लिए एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर रहे हैं? फॉर सिंगल पार्टिकल, है ना। वी आर डिफाइनिंग एंगुलर मोमेंटम फॉर सिंगल पार्टिकल। सिस्टम के लिए जोड़ देंगे समेशन। अरे समझ में आया? अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो यहां से ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर r है ना। ये आपका x, ये है y। मान लो xy प्लेन में मोशन है, सिंपल है, बट ये आप किसी भी प्लेन में ले सकते हो, ऐसा कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो
इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट डिफाइन किया गया है, किसके अबाउट? ओ के अबाउट जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है आर ओ क्रॉस पी। यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड इसका होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अरे हो जाएगा, बहुत टफ है क्या? ये है डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल अबाउट अ गिवन पॉइंट ओ। ओ के अबाउट किसी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स लीनियर मोमेंटम, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। कोई दिक्कत? पक्का? अरे हाँ ना बोलते जाना, है ना? लिख लिए? चलो ट्राई करते हैं कुछ सवाल फिर, है कि नहीं? सिंपल था। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। चलो ऐसा करते हैं कि इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dl नॉट बाय dt बराबर प्रोडक्ट रूल। अरे प्रोडक्ट रूल, लिख सकते हो? अच्छा ये वाला टर्म जीरो है मेरे हिसाब से। कैसे? पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा। हो भाई ये क्या लॉजिक है? कांस्टेंट है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। अबे वो वेलोसिटी है उसमें, और वेलोसिटी का जब वेलोसिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, साइन जीरो जीरो आ जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी आएगा। और इस एम भी में भी वेलोसिटी है पी में, तो भी क्रॉस भी आएगा। आई क्रॉस आई क्या होता है? जीरो। कथा। और ये है आर नॉट डीपी बाई डी टी इज फोर्स, डीपी बाई डी टी इज फोर्स। तो डीएल नॉट बाई डी टी इज बेसिकली टॉर्क अबाउट ओ। अरे है सिंगल पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट। कुछ नहीं समझ में आ रहा? अरे सिंगल पार्टिकल के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट गिव्स यू द टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट। और इसके अबाउट टॉर्क भी तो यही होगा। अगर इस पार्टिकल पे एफ फोर्स लग रहा है, अरे लग रहा है, और आर नॉट उसका पोजीशन वेक्टर है, तो टॉर्क यही तो होता है, ये आर नॉट क्रॉस एफ। कुछ नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं है? समझ में आया? अच्छा हमको लगा कुछ नहीं आया, वो परेशान है। देख बोल। अबे डीपी बाई डी टी क्या होता है? फोर्स। पता नहीं सर, तो पीछे पलट के देखना, पिछला चैप्टर में पढ़ा है। पता नहीं यार, इधर देखो सब कहां से लगता है सो के आ गया। एक्स वाई सवाल तो है नहीं अपने पास, है कि नहीं? यू थीटा, है ना? मास एम। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताना है ओरिजिन के अबाउट। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताना है ओरिजिन के अबाउट।
एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द, जब ये हाईएस्ट पॉइंट था तब पॉइंट पे था तब ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या था, दूसरा एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, अच्छा किसके अबाउट, अबाउट तो वो के अबाउट ही बताना है हर बार, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जब पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे था, लैंडिंग का पॉइंट ये हो जाएगा, है ना, और तीसरा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब किसी भी जनरल टाइम पे कहीं पे भी, है ना, तीनों ट्राई करो। एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, ओरिजिन के अबाउट, कहां कहां कब कब, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे हो, दूसरा जब ये लैंड कर रहा हो, और तीसरा किसी भी जनरल पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे। शुरू हो जाओ। देखो दो जगह पे तो एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन आसान है। पहले हाईएस्ट पॉइंट पे बात करें, हाईएस्ट पॉइंट पे इसका मोमेंटम मेरे हिसाब से हो जाएगा एम यू कॉस थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी ऐसे ही होती है, तो मोमेंटम एम यू कॉस थीटा। अच्छा ये लाइन से ज्वाइन कर दो, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका, अरे हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा, और क्या हो गया, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट अबाउट ओ, अबाउट ओ, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिख दे एम आर वी साइन थीटा, अरे यही होता ना, एम आर वी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। चलो अच्छा ये ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। और ये है आर क्रॉस पी, तो इसका मतलब हो गया m इंटू आर क्रॉस वी। उल्टा पुल्टा मत करना, v क्रॉस r, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अरे एम वी में से m बाहर ले सकते हैं ना, वो नंबर है ना। चल तो r क्रॉस v तो अंदर जा रहे हैं, अरे है ना, r क्रॉस p कर रहे हो तो r क्रॉस p तो अंदर जा रहा है, ठीक है। डायरेक्शन पता, m आर क्रॉस भी करोगे तो आर भी साइन थीटा, तो ये आर मान लो आर रहे ना, कोई दिक्कत, वी और एंगल साइन अल्फा, अरे होगा। अच्छा ध्यान से देखो, साइन अल्फा ये है, आर साइन अल्फा अगर बात करो, ये आर है ना, ये अल्फा है, तो ये आर साइन अल्फा विच इज मैक्सिमम हाइट, विच इज, तो अगर इस वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये एच ऊपर डिनोट कर रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, ओ डिनोट कर रहा है ओके अबाउट, तो अंदर की तरफ है, तो एम यू कॉस थीटा, और हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला याद है, अरे हो जाएगा। ये तो हम समझा रहे तो इतना बड़ा नहीं, तो अगर आप थोड़े से समझदार हो जाओगे तो बहुत आसान है ना। अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला यहां पे बताना, यहां तो ये तो थीटा हो जाएगा, ये सिखा चुके हैं आपको, है ना। ये एंगल हो जाएगा थीटा, अरे हो जाएगा, और ये तो आर के बराबर हो जाएगा रेंज के, अरे हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, किसके अबाउट, ओ के अबाउट। अगेन आर क्रॉस पी तो अंदर ही जाएगा, आर क्रॉस पी, पी का डायरेक्शन ये है और आर का डायरेक्शन ये है, तो एम यू आर, अच्छा यहां पे u का वैल्यू u हो जाता है, पता है, स्पीड सेम हो जाता है, एम यू आर साइन थीटा माइनस के कैप,
तो एम यू आर क्या होता है? कोई दिक्कत? अगला वाला पार्ट टफ है, अगर बस गणित से बनाओ तो, और थोड़ा सा लॉजिक के साथ चलो तो वो भी आसान है। तो पहले तो मजदूर वाला तरीका से चलते हैं, है ना। पहले मजदूर वाला तरीका, तो किसी भी टाइम पे पोजीशन वेक्टर क्या होता है? u cos थीटा और किसी भी टाइम t पे मोमेंटम क्या होगा? एम वी अरे यही होगा ना, एम वी वेलोसिटी क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी, कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए। तो यहां से जब लिखोगे r क्रॉस p, तो ये कुछ ऐसा बनेगा आई जे के आर एक्स आर वाई आर जेड, जो कि 0 है। फिर हो जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। फिर इसके अबाउट एक्सपेंड करोगे, के अबाउट, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी दिस माइनस दिस। करके देखो क्या आंसर आ रहा है। हम आपको बता दिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करना नहीं आता है, सारा वैल्यू पता है। ये आर एक्स है, ये आर वाई है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है। अच्छा, पी एक्स पी वाई दोनों में एम होगा, कॉमन हम लिए हुए हैं। ये नहीं कि एक का एम लेना दूसरे में छोड़ देना, ठीक है। तो जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो मोमेंटम आएगा। जल्दी से करो, फिर हम बताते हैं इसका एक फास्ट तरीका, समझदार वाला तरीका। पहले ये तो करो गधा वाला। चलो, आपसे तो होगा नहीं, हम ही करके दिखाते हैं, है ना। सॉल्व करके ही तो दिखाना है। आर क्रॉस पी, सिर्फ के कैप वाला टर्म आएगा, ये तो हमको दिख ही रहा है। ब्रैकेट में देखो क्या क्या आ रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो u cos थीटा टी मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हो जाएगा u cos थीटा साइन थीटा टी। अरे होगा m cos स्क्वायर, हाँ साइन थीटा टी, और एक टर्म आएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस में कितना आएगा? माइनस एम यू जी कॉस थीटा टी स्क्वायर, माइनस एम यू जी कॉस थीटा टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगला टर्म माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो फिर हो जाएगा एम यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा टी, और माइनस इसमें बाई 2 भी ना होगा, है MUG cos t स्क्वायर बाई 2। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसमें टी 2 कहाँ पे? अब इसमें 2 कहाँ है? अब पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ना, इसमें 2 कहाँ? ये इससे हो रहा। चलो अगला बोल, m बाय u कॉस थीटा टी स्क्वायर, ठीक है।
के, ये तो कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो है माइनस, तो सिर्फ बचेगा mu g cos थीटा टी स्क्वायर बाय 2। तो इसको और अच्छे से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर बाय 2 के क्या, अरे लिख सकते हो। अब इसको हम सॉल्व करें, जो इतना मेहनत किए गुना भाग में अटक भी सकते हो, हम सॉल्व करें एक लाइन में। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क अभी तुरंत निकालें, टॉर्क यही आया था, टॉर्क एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टॉर्क यही आया था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, नहीं आया था। पीछे सवाल पलट के देखो ना, mg का टॉर्क निकाले थे और यहां पे एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स mg ही है, अरे है ना उस पार्टिकल पे, तो टॉर्क कैन बी रिटन एज dl नॉट बाय dt। अभी तुरंत सीखें, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को लिख सकते हैं dl नॉट बाय dt। इसको इधर ले आओ, सब टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ t वेरिएबल है, तो t dt का इंटीग्रेशन करो तो टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, अरे आ जाएगा, बाकी सारा टर्म है ही, सॉरी एल नॉट बराबर माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी डी टी 0 से टी के कैप। एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर, अरे है तो थोड़ा थोड़ा ताकत दिखने लगा होगा इस इक्वेशन का। टू कहाँ गया, अबे टी डी टी का इंटीग्रेशन करोगे ना तो टी स्क्वायर बाय 2 आता, कहाँ गया, खा गया होगा तू, अजीब बात बोलता, कहाँ गया सर। आयुष कुछ बोलना, राधे श्याम, नहीं अजीब है, प्यार से पूछे तो बोलता नहीं पूछे, कहाँ दिक्कत है बोलो ना, ये नहीं पता है, कहाँ से पता है, कहाँ से पता है, अजीब है, हम पूछ रहे कहाँ से पता, तो बोलता हो गया सर। कौन मोमेंटम, m इंटू भी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं आता प्रोजेक्टाइल में लिखना। अब बोलो अरे सर, अरे मोमेंटम m v होता, ये पूरा टर्म v का है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, v बराबर होता है u प्लस ए टी फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन। कॉपी पलट के देखो ठीक है, नहीं तो ऐसे चक्कर आता रहेगा। हम क्या बोल रहे हैं, पहला दिन का भी चीज यूज होगा, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, होमवर्क करो पीछे।